आइए स्टूडेंट, आज आपका विजेता स्मार्ट एक्स क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम देख रहे हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम इस टॉपिक के लिए हम लोग समझेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का कूलाम लॉ। कूलाम लॉ, कूलाम का नियम। तो वैज्ञानिक कूलाम ने किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच, स्थिर दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के लिए एक नियम दिया, प्रतिपादित किया। वह नियम क्या है उसके लिए देखेंगे। मान लिया हमने दो बिंदु आवेश हो गए अपने पास ही। एक बिंदु आवेश मान लिया हमने Q1 है और दूसरा बिंदु आवेश मान लिया हमने Q2। दो बिंदु आवेश मान लिया, एक स्थिर बिंदु आवेश Q1, दूसरा स्थिर बिंदु आवेश Q2। दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी मान ली हमने ऐसे स्मॉल r मीटर है। दोनों बिंदु आवेशों की बिटवीन डिस्टेंस हो गई ये स्मॉल r मीटर। तो वैज्ञानिक कूलाम ने इन दोनों स्थिर स्टेशनरी स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के लिए बताया कि वो किस तरीके से लगेगा। इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, अब बल है चूंकि फोर्स है, फोर्स के लिए हम लोग डिनोट तो एफ से करते ही हैं, तो हो गया एफ। उन्होंने कहा लगने वाला वैद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण। अब चूंकि क्यों हो सकता है ऐसा आगे बता चुके हैं आपको पीछे। अगर दोनों सेम चार्ज हैं, अगर दोनों सेम चार्ज हैं तो ये रिपल्सिव फोर्स होगा, प्रतिकर्षण बल होगा ऐसे अगर दोनों सेम चार्ज है। अगर दोनों विपरीत चार्ज है, एक माइनस में है दूसरा प्लस में है, एक चार्ज नेगेटिव है दूसरा चार्ज पॉजिटिव है, तो इनके बिटवीन जो फोर्स एक्ट करेगा वो अट्रैक्शन फोर्स होगा, आकर्षण बल होगा। तो इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच, इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F इन दोनों बिंदु आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती Q1 और Q2। F दोनों बिंदु आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होगा तथा इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी R, बीच की दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती होगा। F इनवर्सली प्रोपोर्शनली 1/r²। वैज्ञानिक कूलाम ने बताया कि किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण या वैद्युत प्रतिकर्षण बल उन बिंदु आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब चूंकि हम इन दोनों के लिए कंबाइन करके भी लिख सकते तो ऐसे लिख देंगे F समानुपाती हो गया Q1 Q2 के और व्युत्क्रमानुपाती हो गया r²। तो दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब चूंकि ये बल F दो टाइप का हो सकता, कैसा, आकर्षण भी हो सकता और प्रतिकर्षण भी हो सकता। वो डिपेंड करता है दोनों जो चार्ज हैं उनकी प्रकृति कैसी है। अगर दोनों सेम चार्ज हैं तो प्रतिकर्षण होगा, दोनों जो बिंदु आवेश होंगे पॉइंट चार्ज एक दूसरे को रिपल्सिव करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों को विपरीत दिशाओं में बल लगेगा। अगर सेम चार्ज है तो लाइक चार्ज है अगर, तो दोनों पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। और अगर सेम, अगर दोनों अपोजिट चार्ज है तो आकर्षण बल लगेगा। तो अगर दोनों सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा लाइक चार्ज। तो एफ समानुपाती Q1 और Q2 के व्युत्क्रमानुपाती r² के। अब चूंकि बात ये आती है कि ये जो बल कार्य करता है ये एक ही रेखा के अनुदिश कार्य करता है, अंदर की ओर लगेगा तो दोनों बल अंदर की ओर लग रहे हैं। देखो मान ले अगर हम इसने एक बल लगाया F1 एक बल लगाया F2, तो देखो एक ही रेखा पे लग रहे हैं, इसलिए यह बल दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं।
अगर विपरीत डायरेक्शन में लगेंगे तो भी देखो उसी रेखा के अनुदिश करेंगे, विपरीत लगेंगे तो भी उसी रेखा के अनुदिश करेंगे। इसलिए यह बल दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, इसीलिए इस बल का नाम एक और है केंद्रीय बल। इसीलिए इसे हम लोग केंद्रीय बल भी कहते हैं, सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं, केंद्रीय बल। अब चूंकि बात आती तो दोनों बिंदु आवेशों के मात्राओं की गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। कौन? दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब चूंकि जो इस समानुपात का चिन्ह है इसको हटा के कोई कांस्टेंट यूज करते आ रहे हैं, तो मान लिया हमने कि समानुपाती का चिन्ह हटाया, कोई कांस्टेंट लेके आए स्मॉल के, और Q1 Q2 बटे R। अब चूंकि कांस्टेंट है तो इसका कोई ना कोई निश्चित भौतिकी में हम लोग मान भी पढ़ते आ रहे हैं, तो इस नियतांक का मान है इसके का, वो है 9 गुणा 10 की घात 9। अब चूंकि इसका मात्रक निकाल लो, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति Q1 Q2, कूलाम गुणा कूलाम पे हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। तो के का मान हो गया 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन टू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। हम चाहें तो इस वैल्यू के लिए पुट भी कर सकते हैं ऊपर, तो ये हो जाएगा F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे R। यहां से देखो हमारे लिए एक कूलाम की परिभाषा भी मिल जाएगी। कैसे? Q1 Q2 दोनों के मान एक ले रहे हैं, Q1 बराबर Q2 बराबर लिए ले रहे एक कूलाम। दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी R का मान लिए ले रहे हैं हम 1 मीटर। तो देखो यहीं से देखो Q1 Q2 का मान 1 हो गया, R का मान 1 हो गया, तो फोर्स कितना एक्ट करेगा? F का मान होगा यहाँ पे 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन। अब बात आती है कि जो फोर्स होगा F दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, ये आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण, दोनों हो सकता। तो यहां से एक कूलाम की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? एक कूलाम बिंदु आवेश की, एक कूलाम वह बिंदु आवेश है जो दोनों एक कूलाम बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन होगा। अगर दोनों Q1 और Q2 के मान 1 कूलाम है और उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो उनके बीच लगने वाला बल होगा वो 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन। अगर दोनों सजातीय चार्ज हैं, लाइक चार्ज हैं, तो ये प्रतिकर्षण बल होगा। अगर अनलाइक चार्ज हैं तो ये आकर्षण बल होगा। अगर सजातीय आवेश है तो प्रतिकर्षण, विजातीय आवेश है तो आकर्षण बल होगा। अब चूंकि देखो हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हम चाहें यहाँ के की जगह पे दूसरा मान भी यूज कर सकते हैं। F बराबर, अगर हम कह दें कि के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। चूंकि के की जगह लिख दिया हमने, यहाँ पे के की जगह लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब चूंकि आप कहोगे सर ये एप्सिलॉन 0 क्या है? एप्सिलॉन 0 के लिए कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब चूंकि निर्वाते की क्यों लिखा? क्योंकि माध्यम देखो अलग अलग हो सकते हैं। अभी माना हमने पहले स्टार्टिंग में, मान लिया इनके बीच में निर्वात है, दोनों निर्वात में रखे हैं Q1 और Q2 या वायु में रखे हैं, तब लिखा हमने एप्सिलॉन 0। अगर कोई माध्यम होता तो उसके अनुसार एप्सिलॉन 0 का मान बदल जाता। अब चूंकि अभी तो फिलहाल में हमने मान लिया कि निर्वात या वायु है। अगर हम कह दें, ऐसी स्थिति बना दें कि मान लो इन दोनों के बीच अन्य कोई पराविद्युत पदार्थ रखा है, तो उस पराविद्युत पदार्थ का पराविद्युतांक जुड़ जाएगा। पराविद्युत पदार्थ माने कोई कुछ अलग पदार्थ, मतलब इंसुलेटर सब्सटेंस रहा होगा, कोई कुछ अलग पदार्थ रहा होगा। अब हम मान लें कि इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच कोई पराविद्युत पदार्थ रखा है कुछ अलग, जैसे मोम है, तेल है, लकड़ी है, कागज है, एक्सेट्रा। तो क्या कह सकते हैं आप? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ पे जो के है ये पराविद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है। तो यहाँ पे हमने ये के कब लिया?
जब इनके बीच में कोई पराविद्युत पदार्थ रखा हो तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब चूंकि हमारे लिए एक मुख्य फॉर्मूला मिल गया, ये मुख्य सूत्र मिल गया हमें, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। देखो के की परिस्थिति क्या बनेगी, के की परिस्थिति देखो क्या बनेगी। अब चूंकि हम कह दें कि यदि माध्यम मान लिया हमने, यदि माध्यम क्या है, परावैद्युत है, परावैद्युत है, परावैद्युत पदार्थ रखा है कोई, तब ऐसी स्थिति में जो के का मान होगा वो एक से ज्यादा होगा के का मान। अधातुओं, अगर अधातुएं होंगी तब भी के का मान एक से ज्यादा होगा। आप कहोगे सर अगर दोनों बिंदु आवेशों के बीच Q1 और दूसरा बिंदु आवेश Q2, दोनों बिंदु आवेशों के बीच कोई धातु रख दो, अगर धातु रख दो तो के का मान हो जाएगा इन्फिनाइट, के का मान हो जाएगा इन्फिनाइट, के का मान इन्फिनाइट हो जाएगा, के का मान हो जाएगा इन्फिनाइट। क्या कह दें, यदि धातु है, अगर बीच का माध्यम धातु है तो के का मान हो जाएगा अनंत। अगर निर्वात या वायु है, इन दोनों के बीच में अगर निर्वात या वायु में रखे तो, अगर निर्वात है, निर्वात या वायु है, निर्वात या वायु है, अगर निर्वात या वायु है तो के का मान कितना था अपने पास, एक। बात वही की वही आ गई। अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो बताओ, यदि पराविद्युत है तो के का मान एक से ज्यादा है, पराविद्युत पदार्थ। अगर धातु है तो के का मान अनंत, धातु है तो के का मान अनंत, वो 1/अनंत बन गया 0, मतलब बल लगेगा ही नहीं दोनों बिंदु आवेशों के बीच। अब क्या कह सकते हैं आप, अगर निर्वात या वायु है तो देखो शुरुआत में फॉर्मूला निर्वात या वायु को तो पढ़ा, के का मान एक लगा दो भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, के का मान लगाया एक, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये निर्वात या वायु के लिए मिल गया। अगर पराविद्युत पदार्थ था तो के का मान एक से ज्यादा था, तो हमें फॉर्मूला ऐसे मिला था जो यहाँ पे ये मिला था, ये फॉर्मूला लिखा यहाँ जैसे, मान लिया हमने इसके लिए मान लिया समीकरण 1, इसके लिए मान ले रहे समीकरण 2। अब आप कहोगे सर पराविद्युतांक क्या कहलाता है, देखो इन दोनों समीकरणों को अगर आप देखोगे शायद यहाँ से आपको के का मान मिल सकता है। अब देखो हमने मान लिया निर्वात या वायु के लिए के का मान एक था, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अगर दोनों बिंदु आवेशों के बीच कोई पराविद्युत पदार्थ रखा हो तो मान ले रहे हैं बल F केवल काम कर रहा है। तो अगर हम दोनों का डिवीजन कर दें तो यहाँ से के का मान मिल जाएगा, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो या 2 में 1 का भाग दे दो, तो यहाँ से हमें पराविद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक के की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो आपने कूलाम का नियम क्या पढ़ा है, यहाँ से किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण, वैद्युत आकर्षण या वैद्युत प्रतिकर्षण बल उन बिंदु आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, एवं यह बल कूलाम के नियम अनुसार यह बल दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश कार्य करता है। जो भी बल एक ही रेखा पर एक्ट कर रहा उस बल को हम भी कहते हैं। इसीलिए कूलाम का नियम एक केंद्रीय बल का उदाहरण भी है। अब केंद्रीय बल दूसरा बल कौन सा है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल भी है, जो आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, F बराबर G m1 m2 बटे आर स्क्वायर। ये भी केंद्रीय बल है, क्यों, क्योंकि ये दो पिंडों के बीच इसी तरीके से काम करता है। देखो दो पिंड होते थे m1 m2 द्रव्यमान के, और बीच की दूरी हम वही r लेते थे, तो देखो वही का वही फॉर्मूला आता है। ये G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यहाँ पे देखो हमने यूज किया था के, यहाँ पे यूज किया था के इस तरीके से, F बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो के और जी देखो एक ही जैसे काम करते, के और जी। अंतर केवल इतना है, यहाँ पे अंतर इतना है, ये है कि ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका मान
बदलता रहता है, लेकिन इसका मान कहीं नहीं बदलता है, पूरे ब्रह्मांड में एक ही है। जी का मान वो कितना था शायद 6.67 गुणा 10⁻⁻11। मात्रक दोनों के समान थे। यहाँ के का मान कितना पड़ा था अपन ने 9 गुणा 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो देखो यहीं से भी क्या बन जाएगा जी का मान, जी का मान ये है, इसका मात्रक क्या बन जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। देखने में सिमिलरिटी लगी कुछ ना कुछ, केवल अंतर कितना है, यहाँ कूलम है क्योंकि दो चार्ज थे, दो चार्ज। यहाँ द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है क्योंकि यहाँ दो m1 और m2, इसलिए ये भी केंद्रीय बल है और ये भी केंद्रीय बल है। तो आपने देखा कि कूलम का नियम क्या है। तो इस तरीके से एक वैल्यू और देख लो एप्सिलॉन जीरो का मान। यहाँ से एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12। इसका मात्रक निकालोगे तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन टू मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन जीरो का मान हो गया जो निर्वात की विद्युतशीलता है। तो ये एप्सिलॉन जीरो का मान है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान है, ये के जो नियतांक था ये उसका मान। दोनों की मात्रकों में आपने कुछ इस तरीके से अगर भैया बात की जाए यहाँ से एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र क्या होगा, एप्सिलॉन जीरो का डायमेंशनल फॉर्मूला, एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र कहाँ से निकालोगे भैया यहीं से एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। एप्सिलॉन जीरो का मान चाहिए हमें, मात्रक चाहिए हमें, एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र चाहिए, तो क्या करें भैया एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/4 पाई एफ को नीचे ले आओ, क्या हो गया बताओ Q1 Q2 बटे एफ आ गया नीचे, तो बन गया एफ आर स्क्वायर। डायमेंशन निकाल ले इसकी, तो 1/4 पाई तो कांस्टेंट वैल्यू, नो डायमेंशन। Q1 आवेश है, आवेश की विमा क्या पड़ी थी आपने Q बराबर IT से 80, Q2 की विमा भी क्या हो जाएगी 80। बल की विमा क्या होती थी डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2, MLT-2। डिस्टेंस दूरी की विमा क्या हो जाएगी L स्क्वायर है तो 2L2। इसके लिए सॉल्व करना जरा क्या रहा, m ऊपर जाएगा तो m-1, L 2 3, L ऊपर जाएगा सो -3, m-1 L-3 और t -2a है प्लस 2a है तो 4 हो जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो +2 हो जाएंगे, तो 4 हो गए T4A2 तो विमा क्या हो गई m-1 L-3 T4A2। वैसे भी इसका देखो डायरेक्ट याद रखो, चक्कर में नहीं पड़ो भैया। एप्सिलॉन जीरो की विमा क्या है, देखो विमा का ऑर्डर लिखने का तरीका अपन 11th में पढ़ा था, पहले m लिख रहे थे, फिर L लिख रहे थे, फिर T लिख रहे थे, फिर A लिख रहे थे, फिर थीटा लिख रहे थे, ऐसे कैपिटल थीटा ऐसे लिख रहे थे डायमेंशन, फिर इसकी ये मान ले B C D इस तरीके से कुछ ऐसे पढ़ा था 11th में। तो सीधा लिख लो आप तो ऑर्डर में MLTA, बहुत इंपोर्टेंट है भैया इसकी विमा। 1342 लिख दो सीधी आंखें बंद करके 1342, पहले दो माइनस में और आखिरी के दो प्लस में, काय की विमा बन गई एप्सिलॉन जीरो की विमा बन गई। तो एप्सिलॉन जीरो की विमा एक नंबर का बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय क्वेश्चन के लिए। और मात्रक आपको याद हो ही गया था, मात्रक याद हो ही गया था, मान याद हो ही गया था 8.85 गुणा 10⁻12, मात्रक उल्टा था कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। देखो इसका मान भी हमने यहीं से निकाला था एप्सिलॉन जीरो का, एप्सिलॉन जीरो का मान हो गया 8.85 गुणा 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इस तरीके से कूलम का नियम आपका होगा। थैंक यू। आप हमारे विजेता स्मार्ट एक्स चैनल के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें, आगे टॉपिक इसी तरीके से देखते हैं।